वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने अपने रेलवे ग्रुप डी 2025 के टेस्ट सीरीज का नेक्स्ट टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जो आप लोग के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के लिए काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। इस टेस्ट सीरीज में आप लोग पूरे के पूरे 100 नंबर क्वेश्चन दे सकते हैं। 100 क्वेश्चन किस पैटर्न पे पूछे जाते हैं, इसमें आप लोग का मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस और जीएस का क्वेश्चन भी रहेंगे, साथ साथ करंट अफेयर भी रहेंगे, और सारे क्वेश्चंस को मैं अपने तरीके से मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ। तो देख सकते हैं पहला क्या है, रीजनिंग का क्वेश्चन आ चुका है। क्या लिखा है देखते हैं। सभी इमारतें चौक है। सेकंड लिख रहा, सभी बोर्ड चौक है। तो चलिए सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए मैं आप लोग को पहला सॉल्व करता हूँ। सभी इमारत, चलिए मैं मान लेता इमारत है। देखिए क्या बोल रहा है, सभी इमारत क्या है, चौक है। तो देखिए सभी इमारत को मैं मान लिया चौक है, क्लियर है। सेकंड में इसी में लिख रहा सभी बोर्ड चौक है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, देखिए सभी बोर्ड चौक है, यानी कि चौक जो है बोर्ड के अंदर है। तो देखिए हम लोग इस प्रकार का बोर्ड है, इसके सभी बोर्ड क्या है, चौक है। और आप लोग बनाइए कुछ इमारत बोर्ड है। देखिए ये इमारत जो है बोर्ड हो रहा। तो फ्रेंड देखिए इमारत का बोर्ड से कोई संबंध नहीं है, तो पहला कैंसिल कर सकते हैं। फिर लिख रहा कुछ चौक बोर्ड है। तो ऑलरेडी देखिए चौक जो आप लोग का बोर्ड के अंतर्गत आ रहा, तो कुछ है ना, तो बिल्कुल हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है केवल ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी केवल ऑप्शन निष्कर्ष दो सही होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, एक समय में एक अक्षर परिवर्तित करते हुए कितने न्यूनतम चरणों में शब्द ब्लैक को शेर में बदला जा सकता है। प्रत्येक परिवर्तन में एक सार्थक शब्द बनना चाहिए। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले ब्लैक लिखते हैं। तो ब्लैक को आप लोग परिवर्तन, देखिए मैं ब्लैक लिखता हूँ, BLACK होता है। अब परिवर्तन का प्रथम चरण, तो फ्रेंड प्रथम चरण जो करना है आप लोग को क्या बोल रहा है, न्यूनतम चरण में लेके चलना है। क्लियर है। तो पहला हम लोग क्या करते हैं, देखिए बी के हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एस जोड़ देते हैं। तो देखिए SLAC स्लैक हो सकता है। स्लैक यानी क्या होता है, ढीला होता है या फिर शिथिल होता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, सैक कर सकते हैं। देखिए SHACK सैक्स भी कर सकते हैं, यानी इसका फॉर्मूला, इसका अर्थ क्या होता है, झोपड़ा होता है। फिर देखिए हम लोग क्या करें, एक के जगह पे हम लोग देखिए यहाँ पे क्या करें, SHAR के सार्क कर सकते हैं, जो कि मछली होता है। और चौथा परिवर्तन करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, शेर, SHAR, इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं। तो टोटल कितना चरण गया, तो ऑलरेडी देख सकते हैं फ्रेंड्स इसमें कुल 4 चरण गया। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, तो 63 - 3 को सॉल्व करने पे 43 दे रहा, और 72 - 4 पे 34 दे रहा। तो फ्रेंड 65 - 5 पे क्या देगा। सबसे पहले स्टेप्स के क्वेश्चन को मैं बताना चाहता हूँ। देखिए 69 + 9 है, तो हम लोग क्या कर, देखिए 66 + 9 कर दिए, क्या हो गया, 9 6 15 हो गया। और हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करें, इसके हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। अब -2 कीजिए, अब सॉल्व कीजिए इसको। तो 6 9 6 15, 15 × 3 = 45 में 2 गया, कितना गया, 43। इसी को यहाँ पे यूज करेंगे, यानी 7 + 2 कर देंगे। क्लियर है। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। अब माइनस क्या करेंगे, ऑलरेडी 2 माइनस करेंगे। देखिए 7 2 9 9 6 9, यहाँ पे 7 2 9 9 36, 36 में 2 गया, कितना बचेगा, 34 बचेगा। 34 आ गया था, देख सकते हैं। तो 65 को करना, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 + 5 करेंगे, उसके बाद गुना क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे। क्लियर। अब माइनस क्या करेंगे, तो हम लोग माइनस क्या करेंगे, 2 से। तो 6 5 11, 11 × 5 = 55, 55 में से 2 जाएगा, कितना होगा, 55 में से 2 जाएगा तो 53 बचेगा। तो इसका राइट आंसर होगा 53। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन सही है। तो फ्रेंड लिख रहा है, एक तस्वीर को देखते हुए एक आदमी ने कहा, इस आदमी का पिता मेरे पिता है और मेरे कोई भाई या बहन नहीं है। तो इसकी तस्वीर किसकी तस्वीर की उसने देखा था। तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले मान लीजिए प्रश्न के अनुसार, देखिए कोई मान लीजिए आदमी है। देखिए मान लीजिए कोई आदमी है, क्या बोल रहा है, एक तस्वीर की ओर देखकर एक आदमी ने कहा, मान लीजिए कोई आदमी है एक तस्वीर की ओर देख रहा। तो ये तस्वीर की ओर देख रहा, मान लीजिए कोई आदमी है किसी तस्वीर की ओर देख रहा। क्लियर है। देखकर बोलता है, इस आदमी का पिता, तो इस आदमी का पिता मेरे पिता, यानी इसी का पिता होगा ना, मेरे पिता का कोई भाई बहन नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अनुसार कीजिएगा, तो ये अपने बारे खुद बोल रहा है, यानी अपनी तस्वीर के बारे में बोल रहा है ये। अगला क्वेश्चन, सभी पक्षियाँ कब है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए सभी पक्षियाँ, तो मान लीजिए बर्ड्स को मान लीजिए, तो सभी पक्षी को हम लोग क्या कर देंगे, कप को दर्शाएंगे, यानी कप यानी सी दर्शा देंगे। क्लियर है। उसके बाद बोला कुछ कप बिल्लियाँ हैं, तो ये कप के बारे में हम लोग क्या करेंगे, रैट यानी कैट, यानी होता है बिल्ली, कैट को दर्शा दिए। आप लोग को सॉल्व करना है, सभी पक्षियाँ बिल्ली है, तो देखिए यहाँ पे सभी पक्षी क्या बिल्ली है, नहीं। तो पहला आप लोग ऑलरेडी गलत कर सकते हैं। कुछ कप पछलियाँ तो पक्षियाँ हैं, तो देखिए कुछ कप मछलियाँ हैं, सॉरी पक्षियाँ हैं, तो बिल्कुल ये देख सकते, हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट, तो रिफ्यूज को 74 के रूप में लिखा गया, तो उसी प्रकार किडनैप को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए लिखने का प्रयास करेंगे। रिफ्यूज REFU ऐसी लिया है, तो हम लोग टोलने का प्रयास करें। देखिए
आर का एटॉमिक नंबर सॉरी 18 होता है, ई का हम लोग 5 कर देंगे, एफ का होता है 6, ई यू का 21, एस का होता है 19 और ई का क्या होता है 5। ऐड कीजिए तो 18 5 23, 23 में से 6 जोड़िएगा तो 29, 29 और 1 और ये 21 जोड़िए तो 50, 50 या 19 होगा 60, ये हो जाएगा। यानी टोटल यहाँ से कीजिए तो यानी कि 69 प्लस 5 यानी 74 आ गया यहाँ पर, यानी सारे सब को जोड़ दिया हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, किडनैप को जोड़ने का प्रयास करेंगे। देखिए KID, फिर हम लोग क्या करेंगे NAP। अब हम लोग क्या करें के, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता है के का क्या होता है 11, आई का क्या होता है 9, डी का क्या होता है 4, एन का क्या होता है 14 होता है, ए का क्या होता है 1, पी का क्या होता है 16। और हम लोग जोड़ने का प्रयास करें 11 9 20, 20 सर 24, 24 और 14 क्या होता है तो ये 38 होता है, 38 सर 39, 39 और 16 क्या होता है तो 39 और 16 होता है 55। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 55 को राइट आंसर कर सकते हैं। किसी राशि पर समान ब्याज की दर से 4 वर्ष और 6 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। सबसे इजी क्वेश्चन है और आप लोग काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। जब भी स्टेप्स का आता है 4 वर्ष का 6 वर्ष का, इसका रेशियो निकाल दीजिए ना, जब कुछ नहीं दिया तो 2:3, यानी ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहते हैं क्या लिख रहा है ये, तो आप लोग के सामने आ चुका है ये क्या है, इसे तो ऑरली बना सकते हैं। फिर ये आप लोग का बोर्ड मास आ गया। सबसे पहले बोर्ड मास हम लोग ब्रैकेट का यूज करते हैं, तो ब्रैकेट में भी हम लोग मिडिल सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो इस स्मॉल ब्रैकेट को हम लोग यूज कर रहे हैं। 7 का पारा 35 5 बार में आता है, 35 5 और 8 13 हो गया, यानी कि यहाँ से सॉल्व किया हम लोग 13 आ गया। क्लियर है। अब हम लोग ये मिडिल को ब्रैकेट को सॉल्व करें। 9 का पारा में 17 कितना बार में आता है, तो ऑलरेडी फ्रेंड 13 बार में आता है, -13 है प्लस भागा 13 है ये। आप लोग यहाँ सॉल्व करिए तो 13 को 13 भाग 1 और 13 में से 11 गया 12। तो सिंपल है फ्रेंड, इसे सॉल्व किया तो 208 आ जाएगा। आप लोग काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट, 50 प्रेक्षणों की एक श्रेणी में से एक 45 मान का प्रेक्षण छोड़ देने पर भी माध्य अपवर्तित रहता है, तो 50 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, जब भी अपवर्तित वाला क्वेश्चन आता है तो जो प्रेक्षण रहता है उसी वही आपका आंसर है। 45 है तो इसका राइट आंसर क्या होगा 45, यही आप लोग का आंसर रहेगा। क्लियर है। चलिए, उस शंकु की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका त्रिज्या 11 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट 24 सेंटीमीटर है। और क्या इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें सेंटीमीटर स्क्वायर में। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को ऑलरेडी पता शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए मैं लिख देता हूँ पाई आर। देखिए पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। तो सबसे पहले ऑलरेडी आप लोगों को पता है 22/7 पाई का वैल्यू होता है आर। आर यानी त्रिज्या अगर देखें तो 11 लिख रहा है, फिर एल प्लस आर यानी 11 प्लस आर का वैल्यू कितना था 24 है। और आप लोग इसे सॉल्व कीजिए तो हम लोग क्या करें 22 को 7 से गुना किए 11 इंटू 11 करेंगे। 11 को 24 से ऐड करेंगे तो क्या आएगा 35 होगा। आप लोग सॉल्व कीजिए 7 का पालन 35 कितना बार में आता है 5 बार में। अब फ्रेंड्स इसे अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो 1210 इसका आंसर आएगा। 1210 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। किसी बॉक्स में 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्के का अनुपात 9:5 के अनुपात में है, जिसकी कुछ धनराशि 207 रुपये है, तो 50 सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले क्या करना है, देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है 50 पैसे का सिक्का, यहाँ पे कितना है 25 पैसे का सिक्का है। इसका अनुपात क्या लिख रहा है 9:5 लिख रहा है। हम लोग ये दोनों को गुना कर देंगे तो फ्रेंड ये कितना आ रहा है 450 सिक्का आ रहा। क्लियर है। अब 25 को 5 से गुना किया तो कितना आ रहा है 125 आ रहा। अब हम लोग क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे, यानी 450 प्लस 125 को हम लोग ऐड कर देंगे। क्लियर है। तो फ्रेंड्स हम लोग ऐड कर देंगे। अब इक्वल हम लोग क्या करेंगे 207 रुपये था, तो हम लोग इससे पैसे में बदलेंगे, यानी 207 गुना 00 कर सकते हैं। क्लियर है। और हम लोग यहाँ से एक यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 450 और 125 को ऐड कीजिए यानी 5 7 6 यानी कि 675। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे निकालेगा तो 675 का वैल्यू जो आ रहा है आप लोग के सामने 20700 आ रहा। तो हम लोग एक यूनिट का अगर वैल्यू निकालिएगा तो फ्रेंड 36 आएगा। क्या आएगा 36। अब आप लोग को बोला 50 पैसों की संख्या, तो ऑलरेडी 50 पैसों की संख्या कितना था 9 था, तो हम लोग इसको गुना करेंगे तो 324 आप लोग का आंसर आ जाएगा। चलिए, कॉन्सर्ट हॉल और सिनेमा हॉल की छतों को कैसा बनाया जाता है ताकि ध्वनि को प्रवर्तन के बाद हॉल के सभी कोनों पर पहुंचाया जा सके। तो फ्रेंड्स आप लोग को बताना चाहता, ये जो बनाया था हमेशा कर्व बनाया था। क्या कर्व, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। और याद रखिएगा, व्याख्यात हॉल या सिनेमा हॉल में अनावश्यक अनुरण को रोकने के लिए हॉल की दीवारें खुरदरी बनाई जाती है। क्लियर है। ऑप्शन प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत और प्रवर्तक सतह के बीच का न्यूनतम जो दूरी होता है वह 17 मीटर होनी चाहिए। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को तो ना तो उत्पन्न किया सकता और ना ही नष्ट किया सकता। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छे से क्लिक किए होंगे। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ही बोलता है द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया सकता ना ही नष्ट किया सकता, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया सकता है। क्लियर है। और फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन आता है इस नियम का खोज करता है या श्रेय कौन है, तो ऑलरेडी आप लोग पता है केमिस्ट्री के फादर कहने वाला है जी
कहलाने वाला लेवाइजियर। देखिए लेवाइजियर ने यह नियम दिया था। क्लियर है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? लेवाइजियर ने दिया था। क्लियर है? चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम ये बोलता है ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही विनाश किया जा सकता, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता। यह नियम दिया था लोअर ने दिया था। क्लियर है? अब बात करते हैं स्थिर अनुपात का नियम। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ स्थिर अनुपात का नियम। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, स्थिर अनुपात का नियम जो दिया गया था इसमें प्राउस्ट ने दिया था। यह किसने दिया था? प्राउस्ट। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है? प्राउस्ट ने दिया था। इसके अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में चाहे वह किसी भी विधि से बनाया जाए वह कहीं से भी प्राप्त किया जाएगा उसका एक निश्चित अनुपात होता है। और क्या, चलिए ये सारे मैं चीज़ को बताता था। आप लोग को एक चीज़ याद करना, ईच का क्या होता है? एमसीएस का। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो आइंस्टीन का नियम बोलते हैं। द्रव्यमान भी एक ऊर्जा के रूप में शामिल होता है, यह बोलता है पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का स्थितिज ऊर्जा 1 जूल होगी। फ्रेंड्स सबसे पहले जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग को क्या याद करना पड़ेगा? देखिए हम लोग को स्थितिज ऊर्जा तो ऑलरेडी पता, आप लोग का काइनेटिक एनर्जी का सॉरी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? मैं पढ़ा था बचपन में, mgh होता है। क्या होता है? mgh। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करना, आप लोग को एच निकालना था, एक एच निकालना है। ऑलरेडी एच का निकालने के लिए क्या करें? पी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बाय क्या कीजिए? mg कर दीजिएगा। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 1 था। अब देखिए एम का वैल्यू 1 है और जी का वैल्यू कितना था? 9.81 होता है। अब इसे सॉल्व कीजिए तो 0.102 मीटर होगा राइट आंसर। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 1 को क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से एक बिंदु तक स्थानांतरित करने में किया गया कार्य उस बिंदु के बराबर होता है। फ्रेंड्स आप लोग याद रखिए यहाँ पे अनंत शो कर रहा, तो देखिए एक इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से, देखिए यहाँ फोकस करना पड़े, अनंत से एक बिंदु तक स्थानांतरित में किया गया कार्य को हम लोग बोलते हैं विद्युत विभव, यानी विद्युत विभव होगा। लेकिन वही 2 बिंदु रहता तो हम लोग वहाँ पे विभवांतर लिखते हैं। क्लियर है? तो ये अनंत में रहता तो विभव लिखते हैं और 2 बिंदु रहता तो विभवांतर लिखते हैं। क्लियर है? चलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ, देखिएगा। विद्युत विभव जो होता है विद्युत ऊर्जा और आवेश का अनुपात होता है। यानी कि विद्युत विभव बराबर फार्मूला लिख सकते हैं विद्युत ऊर्जा यानी यू बाय और ऊर्जा का आवेश तो यानी क्यू से कर सकते हैं। क्लियर है? और फ्रेंड्स ऑलरेडी पता है विद्युत ऊर्जा कैसे, मतलब क्या होता है? जूल होता है और आवेश का क्या होता है? कूलम होता है, यानी कि जूल प्रति कूलम, यानी यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं जूल प्रति कूलम। ये सब क्वेश्चन भी पूछता है ग्रुप डी के पेपर में। तो फ्रेंड जूल प्रति कूलम को हम लोग क्या बोलेंगे? तो यहाँ से याद रखिएगा जूल प्रति कूलम को हम लोग बोलेंगे वोल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वोल्ट बोलेंगे। तो जूल प्रति कूलम को वोल्ट कहते हैं। क्लियर है? और विद्युत विभव को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया था, ये भी आप लोग को ध्यान में रखेगा। और वोल्ट मीटर को परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसके साथ साथ एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वह अनंत होता है। क्या होता है फ्रेंड? अनंत होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए बात करते हैं फ्रेंड एसआई यूनिट का। तो विद्युत विभव का होता है वोल्ट होता है, मैं लिख देता हूँ। देखिए विद्युत विभव का होता है एसआई मतलब वोल्ट होता है, विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है, आवेश का कूलम होता है, प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है। पदार्थ में क्या है जो इसे सुपर कंडक्टर पदार्थ बनाता है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा पदार्थ में प्रतिरोध का मूल्य शून्य होगा तो इसे सुपर कंडक्टर बनाया गया। तो फ्रेंड इसका याद रखिएगा, पदार्थ में प्रतिरोध का मूल्य अगर शून्य होगा तभी यह सुपर कंडक्टर बनेगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए जिस ताप पर सुपर कंडक्टर की घटना होती है उसे बोलते हैं क्रांतिक ताप, यानी इस याद रखें इसे क्या बोलते हैं? क्रांतिक ताप कहेंगे। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्रांतिक ताप कहते हैं। क्लियर है? और क्या, चलिए और अति चालकता के बारे में सर्वप्रथम जो नियम दिया था ओ ऑन से नहीं दिया था, ये आप ऑलरेडी पढ़े होंगे। देखिए आप लोग के सामने क्वेश्चन आ चुका है, पढ़िए इसके बारे में क्या लिख रहा है। किसी व्यक्ति का औसत श्रव्य परिसर 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज से होती है। इन दो आवृत्तियों की ध्वनि तरंगों का तरंगदैर्ध्य ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स आप लोग को सबसे पहले याद करिए, देखिए आप लोग को ऑलरेडी पता भी, यानी कि वेग का फार्मूला होता है आवृत्ति गुना तरंगदैर्ध्य होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप लोग को तरंगदैर्ध्य निकालना है, लैम्डा को निकालने के लिए भी बाई क्या कर सकते हैं? एन निकाल सकते हैं। अभी का वैल्यू ऑलरेडी देख सकते हैं 344 दिया, 344 कर दिया हूँ। और यहाँ पे शुरू वाला एन कितना था? 20 था। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो ये आप लोग कितना आएगा? 17.2 आएगा, यानी कि 17.2 मीटर इसका पहला आ गया। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये तो आ गया हम लोग इसका। अब तो फ्रेंड्स इसका हाँ 17.2 आएगा, तो ऑप्शन है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? 17.2 होगा। उसी प्रकार आप लोग क्या करना है? सेकेंड के लिए निकालना है तो आवृत्ति, तो यहाँ पे देखिए 20 किलो हर्ट्ज था तो 20 किलो कर देंगे। आई किलो में कितना होता है? 10⁻³ हर्ट्ज लिख सकते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे से। आप लोग को लैम्डा निकालना था तो लैम्डा इसका लोग क्या कीजिए भी, तो भी का वैल्यू 344 है और हर्ट्ज का वैल्यू कितना है? 20 इंटू 10⁻³ है। अगर आप लोग इसे सॉल्व कीजिए तो फ्रेंड 0.0172 मीटर इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं।
चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। चारागाह को पंपास कहाँ कहा जाता है? तो फ्रेंड देखिए, ऑलरेडी आप लोगों को पता है चारागाह को पंपास जो दक्षिण अमेरिका में कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? ये दक्षिण अमेरिका में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। दक्षिण अमेरिका में जो चारा यानी घास के मैदान होते हैं उसे पंपास कहते हैं। क्लियर है? और पंपास जो होता है अर्जेंटीना में शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को भी कहते हैं। क्लियर है? और उष्णकटिबंधीय घास मैदान को अफ्रीका में सवाना कहते हैं। और कंपोज जो होता है वह ब्राज़ील में कहा जाता है। इस टाइप से आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जो राज्य होता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बोलता है, तो क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो गोवा लिखिएगा। क्या लिखिएगा? गोवा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य क्या होता है? गोवा। वही जनसंख्या की तरफ से अगर बोलता है तो जनसंख्या की तरफ से होता है, जनसंख्या की तरफ से सिक्किम होता है। क्लियर है? तो गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। और इसका क्षेत्रफल मात्र याद रखिए 3702 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर होता है। ये आप लोग को ध्यान में रखना है, 3702। और सबसे बड़ा जो राज्य होता है राजस्थान होता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन को देखिए। चित्र में जो देखा आप लोग, चित्र में संख्या व्यक्तियों को प्रदर्शित करते हैं जो भाषाएं जानते हैं और सभी भाषाएं को जानने वाले व्यक्तियों का फ्रेंच ना जानने वाले लोगों से अनुपात। तो फ्रेंड लिख रहा है जो भाषाएं जानते हैं सभी भाषाएं जानने वाले। तो ऑलरेडी देख सकते हैं सभी भाषाएं कौन जा रहा है? 100। तो इसका आप लोग को अनुपात लेना है फ्रेंच ना जानने वाला। तो देखिए, ये यहाँ तक जो आ रहा है आप लोगों को फ्रेंच जान रहा है, तो फ्रेंड देखिए 220 120 फिर 200, यानी तीनों को सम कीजिएगा तो 540 आएगा। तो तीनों का अनुपात निकाल दीजिएगा तो सिंपल में 5:27 आएगा। तो ऑप्शन के अनुसार 5:27 है। तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन। एक घड़ी में घंटे की सुई 6 बजे शाम को उत्तर दिशा की ओर है। उसमें 9:30 9:15 रात्रि के समय मिनट की सुई किस दिशा में संकेत करेगा? तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग बना सकते हैं, या पश्चिम दिशा की ओर करेगा। सिंपल अर्थ है। चलिए, अब ये क्वेश्चन खुद से देखिएगा। देखिए, इसको आप लोग को व्यवस्थित तरीका से कराना है। सबसे पहले सबसे छोटा क्या होता है? ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा। देखिए, अर्थपूर्ण बनाना है। सबसे छोटा क्या होता है? प्रतिदिन, यानी कि 24 घंटे। नहीं ना ना ना, इसको बनाने के लिए आप लोग के सबसे एक दिन में कितना घंटा होता है? देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ, इसको छोटा से बड़ा ले आना। देखिए, प्रति घंटा 24 होता है। क्लियर है? प्रतिदिन, तो प्रतिदिन भी आप लोग ले सकते हैं। क्लियर है? यानी कि फिर प्रतिदिन लेना पड़े। फिर हम लोग क्या लें? देखिए, सबसे पहले घंटा लीजिएगा, फिर प्रतिदिन लिखिएगा, फिर आप लोग को यहाँ पे सप्ताह लीजिएगा, फिर महीना लिखिएगा, फिर आप लोग को वार्षिक कीजिएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी को कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव ऑन करना चाहते हैं। देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आप लोग का। देखते हैं, आ चुका है क्वेश्चन मेज वाला क्वेश्चन का। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है ये। 8 मित्र ABCDEFGH दोपहर के भोजन के लिए एक वृत्ताकार मेज के आसपास एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। ए डी के सामने और बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। जी ए और एफ के बीच में है। तो एच ए के ठीक दाईं ओर है। तो ई सी और डी के बीच में है। तो सी के सामने कौन होगा? जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है सबसे पहले आप लोग को देखिए 8 को बनाना है। तो सर्कुलर है ना, तो आप लोग को 4 हो गया। देखिए, जो बता रहा हूँ 4 करके यहाँ बीच से फाड़ दीजिएगा, यानी कि 4 2 6 हो गया। 6 2 8 इस टाइप से क्लिक कर दीजिए। अब बनाइए आप लोग। देखिए, देखिए ए डी के सामने है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं देख लिए। मान लीजिए मैं ए मान लिया, ए के सामने मैं यहाँ डी मान लिया, कोई दिक्कत है नहीं ना? ए डी के सामने और बी के दाईं और तीसरे स्थान पर है। यानी ए जो है ना बी के दाईं और तीसरे स्थान पे, तो बी के दाईं और तीसरे स्थान पे है। तो ऑलरेडी फ्रेंड देखिए, पहला दूसरा तीसरा, यानी बी के दाईं और ये तीसरे स्थान पे ए आ गया, बिल्कुल आ गया। फिर बोल रहा आप लोगों के सामने जी ए और एफ के बीच में है। तो यानी कि जी जो है आप लोग का ए और एफ के बीच में है। तो देखिए, आप लोग के सामने यहाँ पे फोकस कीजिए, जी जो है ए और एफ के बीच में है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे जी लिया हो, तो ए और एफ के बीच में मान लिया हो। क्लियर है? अब देखिए, उसके बाद आप लोग के बोल रहा एच ए के ठीक दाईं ओर है। तो एच जो है ए के ठीक दाईं ओर है। तो यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, एच को लिख सकता हूँ। अब बोल रहा ई सी और डी के बीच में है। ई जो है सी और डी के बीच में है। तो मैं यहाँ पे मान ली ई जो है सी और डी के बीच में आप लोग को बीच आ चुका है। तो बोला सी के सामने कौन है? तो देखिए, सी के सामने मेरे अकॉर्डिंग, तो देखिए सी के सामने मेरे अकॉर्डिंग एफ आ रहा। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए को उड़ा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। काफ़ी ईजी है, फोकस कीजिए तो सब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स वाई के बिल्कुल दाएं बैठा। तो चलिए मैं बनाना चाहता हूँ। देखिए, एक्स जो है, यानी जो एक्स जो है ना वो वाई के बिल्कुल दाएं बैठा है, यानी बिल्कुल दाएं बैठा हुआ है। एक्स 5 स्थान दाईं ओर जाता है, यानी एक्स जो है ना 5 स्थान दाईं ओर जाता है। यानी यहाँ से ही आप लोग को 5 स्थान दाईं ओर जाता है, यानी एक्स टेस्ट मान लिया। क्लियर है? फिर बोला वाई 5 स्थान बाईं ओर जाता है। तो ये मान लो यहाँ से 5 स्थान बाईं ओर जाता है, यानी वाई डैश मान लिया। क्लियर है? और दोनों छोरों पर पहुंच जाता है। देखिए, ये भी एक छोर पे आ गया, ये भी एक छोर पे आ गया। तो पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या क्या होगा? तो फ्रेंड्स आप लोग क्या कीजिए, देखिए यहाँ पे एक कीजिए। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे टोटल यहाँ पे चौथा स्थान पे था, फिर देखिए एक कीजिएगा, फिर क्या था, एक था, फिर हम लोग के बीच 4 गैपिंग था, फिर एक था, ऐड कर दीजिए। तो यहाँ से ऐड कीजिए तो कितना का 12 2 लगा, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। और आप लोग को ये सॉल्यूशन है, तो फ्रेंड्स आप लोग काफ़ी इजी से सॉल्व कीजिएगा। 27 का जो राइट आंसर आएगा हल करना है, तो आप लोग कीजिएगा तो 1849 आएगा आंसर। चलिए, 37 दूरसंचार टावरों की औसत ऊंचाई 282 मीटर है। यदि पहले 18 दूरसंचार टावरों का औसत ऊंचाई 282 मीटर है और अंतिम 18 दूरसंचार टावरों की ऊंचाई 286 मीटर है, तो 19वें दूरसंचार टावर की ऊंचाई क्या होगी? फ्रेंड्स आप लोगों को काफ़ी इजी से बनाना है। सबसे पहले देखिए, हम लोग को क्या दिया 37, तो एवरेज का बनाना है। 37 का कितना दिया 282 में कर दूंगा, क्लियर है। यदि पहले 18 का, तो यानी पहले 18 का कितना दे रहा है, तो 282 लिख रहा है, क्लियर है। और अंतिम 18 का, तो अंतिम 18 को हम लोग 286 से गुना कर देंगे और आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा। तो 37 को 282 से गुना कीजिए तो 10,434 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो 10,224 आएगा। अब टोटल सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा 210 आएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं आप। चलिए, इसका एचसीएफ निकालना, तो फ्रेंड जब भी फ्रैक्शन में आप लोग का एचसीएफ निकालने बोलता है तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो न्यूमरेटर होता है न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालिए, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालिएगा। तो 4, 24 और 16 का एलसीएम अगर आप लोग निकालते हैं तो काफ़ी बढ़िया से 4 आ जाएगा। और इसका एलसीएम निकालते हैं 5, 25 और 35 का, तो आएगा 175। तो ऑप्शन नंबर आप लोग देखिए, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। क्वेश्चन आ चुका, देखिए, आरती और रीता किसी कार्य को 8 घंटे में कर सकती है और आरती अकेले इस कार्य को 10 घंटे में कर सकती है। रीता अकेले उस कार्य को कितना घंटों में करेगी? तो फ्रेंड देखिए, आरती और रीता, देखिए क्या लिखा, ध्यान से देखिएगा। आरती और रीता किसी कार्य को 8 घंटे में कर सकती है और आरती अकेले इस कार्य को 10 घंटे में कर सकती है। तो सबसे पहले फिर हम लोग क्या करेंगे, 1/10 माइनस 1/8 कर देंगे। अब आप लोग सॉल्व कीजिए। 10 और 8 का एलसीएम कितना आता है, 40 आता है। अब नहीं नहीं, यहाँ सॉरी, यहाँ पे दोनों का कार्य कितना था, 1/8 कर देंगे माइनस 1/10, सॉल्व कीजिए, दोनों का एलसीएम 40 आएगा। 8 का पारा में 40 5 बार में आता है, 10 का पारा में 40 4 बार में आएगा। अब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका आएगा 40। तो ऑलरेडी इसका राइट आंसर क्या आएगा, 40 घंटा आएगा। तो ऑप्शन है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 18 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 5 दिन तक एक साथ कार्य किया, जिसके बाद बी की जगह पर सी आ गया और कार्य अगले 3 दिन में समाप्त हो गया। तो सी अकेले उस कार्य करने में कितना समय लेगा? तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या बोले, देखिए, ए और बी एक कार्य को 18 और 10 दिन में कर सकता है। उन्होंने 5 दिन तक मिलकर एक साथ कार्य किया। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, देखिए, ए और बी, तो एक 18 दिन में कार्य करता था, अब बी कितना दिन में करता था, 10 दिन में। ये दोनों है, दोनों को सबसे पहले 5 दिन मिलकर कार्य किया, तो यानी 5 दिन कार्य किया, क्लियर है। अब इसके बाद बोल रहा, जिसके बाद बी की जगह पे सी आ गया और अगले 3 दिन कार्य किया। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सी ले लेंगे, क्लियर। अब कितना दिन कार्य किया, तो 3 दिन कार्य किया, हम 3 लिख देंगे। और टोटल मिलकर कितना, एक ही कार्य करेगा ना, यहाँ पे ये लिख देंगे। तो सी अकेले उस कार्य को कितना दिन में किया? तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, 3C को अगर निकालना चाहते हैं तो वहाँ पे देखिए 1 करेंगे माइनस। अब इससे आप लोग सॉल्व कीजिए ना, तो 18 10 का यहाँ पे आप लोग इसका सॉल्व कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स 18 यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ, देखिए इसे यहाँ पे थोड़ा सा अलग को कलर को यूज कर, देखिए 18 10 का एलसीएम क्या आएगा, तो ऑलरेडी फ्रेंड 90 आएगा। 10 का पावर 90 कितना बार, 18 5 बार में, ये 9 बार में, तो 9 5 14/90। यहाँ पे कितना रहता है, 5 आ रहा था, 5 का पावर में 18 बार में, यानी कि 14/18 आएगा। कितना आएगा, 14/18 आएगा। तो हाँ, इसी प्रकार आप लोग कर सकते हैं। देखिए जो मैं बता रहा था तरीका, इसी के अनुसार आप लोग कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से। तो फ्रेंड देखिए, फिर से आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए थोड़ा सा ही देखिए, आप लोग को 3/6 निकालना है, तो यहाँ पे सबसे पहले 1 कीजिए। देखिए लॉन्ग विधि बता देता हूँ, 1 कर देना पड़ेगा माइनस, आप लोग इसको भिन्न का जोड़ कीजिए। तो 10 और 18 का एलसीएम कितना आएगा, तो फ्रेंड 18 5 90 आ गया, 90 कर दिए। फिर 18 का पढ़ा 5 बार में आता है, 10 का पढ़ा भी 9 बार में आएगा, क्लियर है। हम लोग इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑलरेडी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा, थोड़ा सा कलर चेंज करके मैं बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये आप लोग का सामने 3/C है, बराबर क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे। 5 का पारा में 90 कितना बार में आता है, 18 बार में। अब 5 9 कितना था, 14, 14 को 18 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ से सॉल्व कीजिएगा, तो 3/C, अब यहाँ पे सॉल्व किए तो 14 4/18 आएगा। तो 3/C, देखिए यहाँ पे सॉल्व किए तो 3/C बराबर आएगा 14/18। अब सॉल्व कर लीजिए खुद से। तो फ्रेंड्स इसे सॉल्व कीजिएगा, तो हाँ हाँ, तो इसे सॉल्व कर लीजिए। तो ये कंफ्यूज नहीं, यहाँ पे आप लोग का थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक नहीं हो रहा फ्रेंड्स। सबसे पहले आप लोग क्या क्या C/3 कीजिए, तो 6 नहीं, इसको मैं जो बताया था विधि से उसी को प्रयास कीजिएगा, तो 54 इसका आंसर आएगा, क्लियर है। यानी कि आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पे क्या कीजिए, देखिए मान लीजिए कि कितना दिन करता है, 7 कार्य, तो 5 दिन तक 7 कार्य करता है, फिर 3 दिन में समाप्त हो जाता है। तो ऑलरेडी देखिए
ये 5 था और ये 3 था, तो बी का पूरा एक्यूरेसी रहेगा ना ये। तो हम लोग यहाँ पे टोटल 8 लेंगे, तो 8 बटा और यहाँ पे 18 कर रहे था ए में, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 था तो 5 बटा क्या लिखेंगे, बी का भाग 10 था, +3/c बराबर 1। आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा तो फ्रेंड सिंपल वे में इसका 54 दिन आप लोग का, सॉरी 54 दिन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या लिख रही है। प्रकाश की एक किरण एक कांच के गुटके पर 60 डिग्री के आपतन कोण से आपतित होती है। यदि अपवर्तन कोण 32.60 डिग्री है तो कांच के अपवर्तन की मान ज्ञात करें। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्या कीजिए, देखिए सैन इंसिडेंस इक्वल टू 60 डिग्री दिया है, क्लियर है। तो हम लोग सैन आर निकालेंगे, तो सैन आर का वैल्यू कितना लिखा है, 32.7 दे रहा, तो हम लोग म्यू का वैल्यू निकालेंगे, तो ऑलरेडी पता सैन आई बटा सैन आर। तो फ्रेंड यहाँ पे जब सॉल्व कीजिए तो 1.60 इसका राइट आंसर आएगा स्नेल के नियम से, ठीक है। तो 1.60, तो यानी ऑप्शन नंबर के अकॉर्डिंग चाहिए तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। पृथ्वी के काफ़ी निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल क्या होता है। तो फ्रेंड मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पृथ्वी के काफ़ी निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह यानी कि, तो उसका जो जीवन काल होता है 84 डेज होता है। कितना होता है, 84 डेज होता है, यानी 84 मिनट होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए 33 क्वेश्चन हो गया, 34वां। तो 34वां देखते हैं क्या लिख रही है। तो कार में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्रयुक्त उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण में से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। सबसे पहले फ्रेंड मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए वक्रता त्रिज्या यानी आर का वैल्यू अगर देखिएगा तो 3 मीटर है, तो मैं 3 मीटर लिख दिया हूँ। और फोकस दूरी तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है एफ रखा था r/2, तो यानी 1.5 मीटर में कर दिया हूँ, क्लियर है। वस्तु दूरी का वैल्यू देखना चाहता है तो ये कितना रहा, -5 मीटर लिख रहा है, क्लियर है। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रतिबिंब निकालना है, तो लेंस यहाँ पे क्या दर्पण है ना, तो दर्पण सूत्र ऑलरेडी आप लोग को पता है 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है, क्लियर है। अब आप लोग को पुट करना है, तो इस देखिए 1/v आप लोग को निकालना, यू हमेशा माइनस में आता है, ऑलरेडी आप लोग को मैं बताया था। और एफ का वैल्यू क्या 1.5 है। अब आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा, तो फ्रेंड्स इसे सॉल्व कीजिएगा तो v का जो वैल्यू आएगा 1.15 मीटर आएगा, क्लियर है। तो 1.15 मीटर आएगा, तो राइट आंसर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। एल्युमिनियम NaOH से अभिक्रिया कर प्रदान क्या देता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूँ, देखिए ये मान ली एल्युमिनियम है, ये इसका रिएक्शन करा रहा हूँ LaNaOH का। तो फ्रेंड्स ये जो अभिक्रिया करेगा तो सिंपल वर्ड में याद करें सोडियम जिंकेट का प्राप्ति करेगा, तो यानी जिसका NaAl कीजिएगा O2 प्लस हाइड्रोजन गैस प्रदान करेगा, क्लियर है। तो ये होगा, तो यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो राइट आंसर कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, NaOH को क्या बोलते हैं, तो ऑलरेडी आप लोग को पता है इसे कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। लैक्टोज युक्त डाइसैकराइड होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए लैक्टोज सबसे पहले डाइसैकराइड उसे कहते हैं जिसमें मोनोसैकराइड की संख्या 2 से लेकर 9 तक होते हैं, क्लियर है। तो चलिए इसके बारे में आप लोग को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले फोकस कीजिएगा लैक्टोज के बारे में हो रहा है, क्लियर है। तो देखिए लैक्टोज जो होता है वह ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का मिश्रित होता है, तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज ऑप्शन है, तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर आगे सी कर दीजिए। लैक्टोज जो होता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का होता है, क्लियर है। बात करना चाहते हैं हम लोग सुक्रोज का। तो सबसे पहले याद कीजिए पहला जो होता है डाइसैकराइड में सुक्रोज होता है। सुक्रोज जो होता है वह ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का होता है। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज को हम लोग ऐड करते हैं तो क्या बनता है, सुक्रोज। वही एक होता है आप लोग के सामने। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग को एक और पढ़ना पड़ेगा, देखिए ग्लूकोज सुक्रोज लैक्टोज सुक्रोज, एक होता फ्रुक एक और होता है लैक्टोज बोलते हैं। तो लैक्टोज हो गया, एक माल्टोज बोलते हैं। तो माल्टोज जो होता है याद रखिएगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है, ये तीनों को आप लोग याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ, देखिए सबसे पहले फ्रेंड याद कीजिए सुक्रोज होता है, एक होता है सुक्रोज, तो एक होता है सुक्रोज होता है, एक होता है लैक्टोज LACTOS, एक होता है लैक्टोज, एक होता है एक और मैं क्या पता है मैं भूल खुद जा रहा हूँ। तो एक होता है सुक्रोज। तो फ्रेंड्स सुक्रोज के बारे में याद रखिएगा, सुक्रोज होता है ये सुक्रोज जो होता है आप लोग का ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है, यानी ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज होता है, क्लियर है। और लैक्टोज जो होता है वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होता है, क्लियर है। और एक होता है माल्टोज, देखिए लिख देता हूँ MALTOS। तो माल्टोज जो होता है वह फ्रेंड्स याद रखिए ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ही होता है, ये चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी को मैं क्लिक किया था, क्लियर है। चलिए और ग्लूकोज प्लस सुक्रोज किसका होता है, तो ऑलरेडी मैं बता सॉरी किसी का नहीं होता। चलिए और इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, लैक्टोज जो होता है दुग्ध शर्करा होता है और सुक्रोज गन्ना शर्करा होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए, जो लैक्टोज जो होता है यह दुग्ध यानी कि दूध वाला होता है, ये यानी दूध का जो शर्करा होता है उसे बोलते हैं लैक्टोज बोलते हैं। वही वही सुक्रोज जो होता है यानी जो सुक्रोज जो होता है वह गन्ना शर्करा होता है, क्लियर है। और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का बना डाइसैकराइड होता है। सुक्रोज को हम लोग टेबल शुगर भी कहते हैं। तो फ्रेंड अगर क्वेश्चन आता है कि सुक्रोज को क्या बोलते हैं तो याद रखिए इसे हम लोग टेबल शुगर भी कहते हैं, ये क्वेश्चन आता है टेबल शुगर कहते हैं। और वही बात करना चाहते हैं स्टार ग्लूकोज का
बहुलक होता है यानी अस्टार्च। तो अस्टार्च का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए अस्टार्च को मंड भी कहते हैं, ये ग्लूकोज का बहुलक होता है जिसका सूत्र होता है C6H10O5, C6H10O5। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। चलिए, कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा इंसुलिन ऑप्शन है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी कर सकते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, इंसुलिन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, आमाशय कार्बोहाइड्रेट को रक्त शर्करा में परिवर्तित करता है। क्लियर है? और इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ अग्नाशय के बारे में, थोड़ा सा ध्यान से दीजिए। देखिए हमारे अग्नाशय से, सॉरी सुनिएगा ध्यान से, अग्नाशय से फ्रेंड्स आप लोग की बॉडी में 3 प्रकार की कोशिकाएं निकलता है। एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, एक होता है गामा। तो फ्रेंड याद रखिए, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा और एक होता है डेल्टा होता है। ठीक है? तो अल्फा जो होता है, अल्फा से जो निकलता है वह ग्लूकागॉन निकलता है, यानी अल्फा से क्या निकलता है? ग्लूकागॉन। देखिए ग्लूकागॉन, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, यानी अल्फा से क्या निकलता है? ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन अग्नाशय के अल्फा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला हार्मोन है। वही बीटा की बात करते हैं तो यह इंसुलिन, यानी इससे निकलता है इंसुलिन निकलता है। क्लियर है? और डेल्टा क्या करता है? सोमैटोसिन, दोनों को क्या करता है? कंट्रोल कराता है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। इंसुलिन इसका राइट आंसर होगा। टेस्टोस्टेरोन, तो पुरुष का यानी मेल जो सेक्स हार्मोन होता है उसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, और यह वृषण में इसका निर्माण होता है। बात करते हैं एस्ट्रोजन, तो महिलाओं लोग का जो सेक्स हार्मोन होता है उसे बोलते हैं एस्ट्रोजन बोलते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। एस्ट्रोजन जो होता है प्राथमिक महिला सेक्स हार्मोन होता है। क्लियर है? चलिए अब क्या इसमें बच गया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। बाबर ने तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखी थी? काफ़ी इजी क्वेश्चन ये। तो फ्रेंड बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी को तुर्की भाषा में लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में। तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ, तुजू के बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद बाबर नामा नाम से अब्दुल रहीम कारखाना ने किया था। क्लियर है? चलिए और क्या, बाबर के बारे में आप लोग ऑलरेडी पता है, बाबर का कार्यकाल कितना था? देखिए बाबर जो थे बादशाह, आप लोग पढ़ेंगे तो बाबर का जो कार्यकाल था यानी 1526 से लेके 1530 तक था। क्लियर है? ये था। अब इसके बारे में कुछ बता दो। देखिए पान खा चंदा दे चल घर ही पढ़े होंगे तो 1526, 1527, 1528 और 1529, ये टेन्यूर इसका याद कर लिए। सबसे पहले बाबर ने पानी पिया था, यानी पानीपत का युद्ध हुआ था, पानीपत का 1526 में हुआ था। फिर 15 पान खा से हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था। फिर चंदा यानी चंदेरी का युद्ध 1528 में, घा से घाघरा का 1530 में मर गया था ये। ठीक है? चलिए, पुस्तक सत्यात प्रत्यात किसके द्वारा लिखा गया था? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, सत्यात प्रकाश जो लिखा गया था वह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर सकते हैं। क्लियर है? और फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, आर्य समाज की स्थापना भी दयानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था? 1875 में किया था। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए रामापा मंदिर कहाँ पे है? तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, रामापा मंदिर को यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया। यह कहाँ पे? तेलंगाना में। कहाँ पे? ये तेलंगाना में है। और रामापा मंदिर को जब शामिल किया गया तो ये 40 नंबर का विश्व यूनेस्को लिस्ट में शामिल होने वाला जगह बन गया। और 41 की बात करते हैं तो ये शांति निकेतन बना है जो कि कोलकाता में। और 42 की बात करना चाहते हैं तो कर्नाटक है, होयसल है। अब 43 का जो बात करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ये जो आप लोग का असम का मदुरई हो गया। तो ये सब सारी चीज़ों को याद कर लीजिएगा। विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? वर्ल्ड हेरिटेज डे हमेशा मनाते हैं 18 अप्रैल को। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। यदि क्या लिख रहा, यदि एपियरेंस शब्द के पहले आधे भाग को व्युत्क्रम किया जाता है तो बाएं छोर से तीसरे अक्षर के दाईं ओर से छठा अक्षर कौन सा होगा? सबसे पहले फ्रेंड इसको पहले आधे भाग को व्युत्क्रम करना है, टोटल भाग को गिनेंगे तो देखिए कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का हम लोग हाफ करेंगे यानी 5 होगा, तो 5 को यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि हम लोग यहाँ से हाफ करना। सबसे पहले ए लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? ई लिखेंगे, फिर पी लिखेंगे, फिर पी लिखेंगे, अब ए लिख देंगे। अब इसका तब वही आप लोग को आर लिखना है, ए लिखना है, एन सी ये लिख दिए। पहले आधे भाग को हम लोग आधे कर दिए, अब व्युत्क्रम कर दिए। अब बाएं छोर से यानी कि बाएं छोर से तीसरे स्थान के दाईं ओर, तो फ्रेंड बाएं छोर से तीसरे स्थान तो ऑलरेडी आप लोग देखे होंगे। तो बाएं छोर से तीसरा स्थान, ये बाएं छोर से तीसरा स्थान क्या रहा? पी। क्लियर है? बाएं छोर से तीसरे अक्षर के दाईं ओर से छठा, यानी इसके दाईं छोर से छठा, तो 1 2 3 4 5 6, तो कितना रहा? सी आ रहा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को कर सकते हैं जो कि सी आ रहा। चलिए, एक दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों ही सुइयां एक सरल रेखा में होती है? काफ़ी इजी क्वेश्चन ये। तो फ्रेंड ऑलरेडी पता है, घड़ी की सुइयां दिन में 44 बार एक दूसरे के सामने होती है। तो राइट आंसर क्या कीजिए? 44 बार। देखिए याद रखिएगा,
दिन में, यानी कि 0 डिग्री का जो कंडीशन बनता है, यानी 0 डिग्री जो बनता है वह 22 बार बनता है। 0 डिग्री कितना बार बनता है? 22 बार बनता है। वही अगर बात करना चाहते हैं 180 डिग्री भी कितना बार बनता है? तो ये 22 बार बनता है। और ये दोनों के बन जाने के कारण हुआ दोनों एक साथ सरल रेखा में होता है, तो कुल कितना आ गया? 44 बार आ गया। क्लियर है? और फ्रेंड्स वही याद कीजिए, 90 डिग्री कितना बार बनता है? तो एक घड़ी में 90 डिग्री का एंगल जो बनता है एक दिन में कुल 44 बार बनता है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अब क्या क्वेश्चन बच गया? बहुत सारे क्वेश्चन है भैया। चलिए सारी चीज़ को मैं बता रहा हूँ। कंपनी, स्कूल, संस्कृति और स्वास्थ्य के बारे में आप लोग को यहाँ पे शो करना है। सबसे पहले देखिए, कंपनी एक अलग होता है। देखिए कंपनी अलग होता है, स्कूल अलग होता है, संस्कृति अलग होता है, स्वास्थ्य अलग होता है। ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए ये आप लोग के सामने क्वेश्चन है, इसे आप लोग खुद से बनाइए फ्रेंड्स। मैं आप लोग के सामने होमवर्क दिया हूँ, इस सारे क्वेश्चन खुद कीजिए। मैथमेटिक्स को मैं बताऊंगा, साइंस को क्वेश्चन को ज़्यादा बताऊंगा जो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए 47, मान लीजिए x 4 अंकों की बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या है जिसे 9, 12, 15, 20, 24 और 72 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 शेषफल प्राप्त होता है, तो x के अंकों का योग क्या होगा? तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, जब भी आप लोग के सामने बड़ी से बड़ी बोलता है संख्या, तो हम लोग उस संख्या का एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, सॉरी, तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 9, 12, 20 और 24 का एलसीएम अगर आप लोग निकालिए तो ऑलरेडी आप लोग आएगा 360 आएगा। क्या आएगा? 360। और हम लोग को 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 360 को हम लोग 4 अंकों की सबसे बड़ी क्या होता है? 9999। इसे भाग दीजिएगा तो फ्रेंड आप लोग को इसको आगे लगाए तो 2 बार में लगाए 720 आ गया। फिर यहाँ पे शेषफल लगाएगा तो 2799 आएगा। फिर हम लोग क्या करें, इसे 2520 से लगाएंगे तो फ्रेंड इसका शेषफल कितना आएगा? 279 आएगा। क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या माने थे? 9999 माने थे। और शेषफल क्या आएगा? 279 आया था। आप इसमें बोल्ट कितना रहते हैं? 3, तो 3 को ऐड कर देंगे। अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो आपको आएगा 9723। अब हम लोग क्या करें, इसे ऐड करेंगे, यानी 9 + 7 + 2 + 3। आप लोग ऐड कीजिए। देखिए 9 7 16 2 18 3 21, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 21, जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि किसी समलम चतुर्भुज की समांतर भुजाओं 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा? सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पे याद करिए, समलम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है इस चीज़ को याद कर लीजिए। सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे हाफ होता है a + b इंटू हाइट होता है, a + b इंटू हाइट होता है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए हाफ कर दिया a + b, यानी 20 30 कितना होता है? 50 होता है। और h का वैल्यू अगर देखना चाहते हैं तो क्या लिखा? 6। 20 का पालम 6 3 बार में आता है, 50 को 3 से गुना करके कितना आएगा? 150। तो इसका राइट आंसर आएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समषष्ठभुज के क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग याद रखिए, देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे समषष्ठभुज है तो हम लोग क्या करेंगे, 6 को हम लोग क्या करेंगे? √3/4 ए स्क्वायर से हम लोग गुना कर देंगे। अब देखिए 6 से रहने देंगे, √3 है √3 रहने देंगे, 4 है 4 रहने देंगे। अब साइड का वैल्यू 6 दिया था, 6 का स्क्वायर कितना था? 36। तो 4 का पाँच 36 कितना बार में आता है? 9 बार में। तो 9 छक 54, 54 √3, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा 54 √3 होगा। क्लियर है? चलिए तो 49 का ऑप्शन नंबर सी होगा आप लोगों के सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से खींचा जाए तो उसके लाल रंग का पत्ता ज्ञात करें। फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी पता है, सबसे पहले ताश के बारे में कंसेप्ट आप लोग को पता होगा। देखिए यदि ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसके लाल रंग का चित्र होने का, तो फ्रेंड्स आप लोग को पता करना पड़ेगा सबसे पहले लाल रंग का चित्र। तो लाल रंग देखिए सबसे पहले आप लोग को 52 पत्ता होता है ताश में, इसमें आप लोग को ऑलरेडी पता है इसमें 26 होता है ब्लैक और 26 होता है रेड होता है। अब ये रेड में से आप लोग को यहाँ पे क्या हुआ? चित्र वाला यानी फेस कार्ड, तो फेस कार्ड जो होता है टोटल इसमें होगा आप लोग का 6 होता है। कितना होता है? फेस कार्ड 6 होता है। तो ऑलरेडी आप लोग क्या कीजिए, 6 बटा टोटल कितना था? 52, इसे सॉल्व कीजिएगा तो 3 बटा कितना आएगा? 3/26 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन है, त्रिकोण एबीसी की भुजा बीसी को बढ़ाकर डी तक ले जाया जाता है। यदि कोण एसीडी 112 डिग्री है, कोण बी 3/4 एंगल ए है, तो बी का मान ज्ञात करना। सबसे पहले फ्रेंड हम लोग त्रिकोण बनाएंगे, यानी कि एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिए ये इसमें हम लोग ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, 80। ऑलरेडी देख रहे हैं क्या हो रहा है, बीसी को बढ़ाकर डी तक ले जाते हैं, यानी डी तक ले गए हैं। तो फ्रेंड्स ए सी डी यानी एंगल ए सी डी का वैल्यू क्या लिख रहा है? 112 डिग्री। और एंगल बी का वैल्यू लिख रहा है √3/4 एंगल ए। तो हम लोग क्या करेंगे सिंपल वे में, आप लोग को ऑलरेडी पता है जो बाहरी भुजा होता है, यानी कि देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी, सिंपल में आप लोग बना सकते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू जो दिया है आप लोग के सामने 112 डिग्री दिया है। क्लियर है? ऑलरेडी देख सकते हैं एंगल बी का वैल्यू क्या दे रहा है? 3/4 एंगल ए। तो हम लोग इसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। देखिए सबसे पहले याद कीजिए एंगल ए प्लस एंगल बी, ये दोनों का सम कितना दिया था?
तो 112 डिग्री, क्योंकि बाहरी कोनों का योगफल दोनों आंतरिक कोनों के योगफल के बराबर होता है। तो हम लोग एंगल ए रहने दिए। ऑलरेडी एंगल बी का वैल्यू क्या लिख रहा है, 3/4 एंगल ए लिख रहा है। क्लियर है। तो यहाँ से आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए देखिएगा, तो 4 3 7 यानी कि एंगल 7/4 एंगल ए आ रहा है। क्लियर है। अब यहाँ से निकालिएगा तो 112 से, तो 7 का पारा में कितना, एक बार में 7 छक 42, अब 16 चौक 64, यानी कि फ्रेंड यहाँ से एंगल ए का वैल्यू कितना रहा, 64 डिग्री आ रहा है। कितना रहा, 64 डिग्री आ रहा है। लेकिन नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बी। तो फ्रेंड्स हम लोग एंगल बी का वैल्यू ऑलरेडी आप लोग के सामने देख सकते हैं, क्या लिख रहा था, 3/4 एंगल ए का। तो एंगल ए का वैल्यू कितना था, 64। हम लोग 4 को 64 से गुना करेंगे तो 16 आएगा। तो अब यहाँ से गुना के कितना आएगा, 48 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। कौन सा यौन संक्रमण रोग है, तो लिख रहा आंत ज्वर, हैजा, रेबीज या उपदंश। तो फ्रेंड उपदंश जो होता है एक प्रकार का संक्रमण रोग है। कैसा, यौन संक्रमण रोग है। क्लियर है। चलिए, और ऑलरेडी आप लोग फ्रेंड्स सिफिलिस को ही हम लोग उपदंश रोग कहते हैं। ठीक है, सिफिलिस को बोलते हैं। चलिए, ऑलरेडी आप लोग को पता है रेबीज किससे होता है, विषाणु से होता है। हैजा किससे होता है, जीवाणु से होता है। क्लियर है। चलिए, अब क्या लिख रहा है क्वेश्चन देखते हैं। बत बत्तख, खोंचा, खरहा एवं मैकाका किस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बत्तख, चोचा, खरहा और मैकाका मैमिलीय वर्ग के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर क्या कर सकते हैं इसके, मैमिलीय ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। और एवीज के अंतर्गत पक्षी को शामिल किया था। क्लियर है। चलिए, कौन सा सबसे कम विषाक्त नाइट्रोजन युक्त कचरा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फ्रेंड देखिए यूरिक अम्ल जो होता है सबसे कम विषाक्त नाइट्रोजन युक्त कचरा होता है। क्लियर है। ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा। देखिए, सबसे पहली बात है फ्रेंड्स, आप लोग को पता करना पड़े ये कहाँ पाया था। देखिए, कीटों के उत्सर्जित जो पदार्थ होता है, यानी जो कीट होता है, यानी छोटा छोटा जो कीट होता है, कीटों के उत्सर्जित जो पदार्थ होता है वह यूरिक अम्ल होते हैं। क्लियर है। और वैसे जो जो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल निकालता है उससे बोलते हैं यूरोटोलिक कहलाता है। जैसे छिपकली, सांप, पक्षी, यानी कि सिंपल वे में याद रखिएगा, वैसे जीव जिसका गंदगी के रूप में यूरिक अम्ल निकलता है उसे ही बोलते हैं, जैसे छिपकली, सांप, पक्षी। क्लियर है। और यूरिया जो निकालता है उसे बोलते हैं स्तनधारी, जिसका सूत्र NH2CO होता है। और जो अधिकतम जो पानी में रहता है उसे वह अमोनिया को शो करता है, जैसे अमीबा, हाइड्रा, मछली। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आलू में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होगा। क्लियर है। और भोजन में कार्बोहाइड्रेट घुलनशील शर्कराओं और अघुलनशील मंड के रूप में पाए जाते हैं। क्लियर है। और फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता है कार्बोहाइड्रेट्स के कुल कितने फॉर्म होते हैं। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कुल 3 होते हैं। पहला था मोनोसैकराइड, दूसरा था डाइसैकराइड, तीसरा होता है पॉलीसैकराइड। मोनोसैकराइड क्या होते हैं, ये सरलतम, रंगीन, घुलनशील तथा मीठे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसलिए इससे शर्कराएं होते हैं। इसके कुल फॉर्म होते हैं, देखिए, एक होता है मोनो में याद रखिए ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टो, ये होता है तीनों मोनो होता है। क्लियर है। इसके बाद तो डायसैकराइड। तो डायसैकराइड में फ्रेंड 2 मोनोसैकराइड से मिलकर बने होते हैं। क्लियर है। और ये जल में घुलनशील होते हैं। इसके भी कुल 3 प्रकार होते हैं। एक होता है, अभी मैं बताया था, लैक्टोज, फिर लैक्टोज होता है, ग्लैक ग्लैक देखिए इसके लिए याद कर लिए, पहला होता है सुक्रोज। क्या होता है फ्रेंड, सुक्रोज होता है, फिर लैक्टोज होता है, और एक और में माल्टोज होता है। इस चीज़ को भी आप लोग याद कर लीजिए। अगला जो होता है वो पॉलीसैकराइड होता है। क्या होता है फ्रेंड, पॉलीसैकराइड होता है, जिसमें आप लोग सेल्यूलोज को लिख सकते हैं, स्टार्च को लिख सकते हैं, ग्लाइकोजन को लिख सकते हैं। क्लियर है। चलिए, बहुत सारा बताना पड़ता है। निम्नलिखित में कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग को पता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना ही मेरुरज्जु का एक कार्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, प्रतिवर्ती क्रिया का जो नियम दिया था मार्शल हॉ ने दिया था। क्लियर है। और मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की जो संख्या होती है वह कुल कितना होता है, 31 होती है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या लिखा, ACTH हार्मोन स्रावित करता है। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग को पता होगा, ACTH हार्मोन जो होता है पीयूष ग्रंथि से अधिवृत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। चलिए, मैं आप लोगों के सामने कुछ ऑपरेशन कर देता हूँ। सबसे पहले पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन, तो देखिए इसके बारे में 4 5 बता। सबसे पहले याद कीजिए STH सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, जिसकी कमी से बौनापन होता है। फिर GTH भी याद कर सकते हैं, ग्रोथ हार्मोनिक हार्मोन। फिर देखिए ACTH जो अभी जस्ट क्वेश्चन आया था। क्लियर है। ACT यानी एड्रीनोकॉर्टियोट्रॉफिक हार्मोन होता है। फिर TSH होता है, TSH का फुल फॉर्म थायराइड प्रेरक हार्मोन होता है। क्लियर है। वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन सारे इसी से निकलता है। क्लियर है। इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूटाजेनिक प्रदूषक क्या है। तो ऑलरेडी आप लोग को पता होगा, म्यूटाजेनिक प्रदूषण एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, विश्व का सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर विजेता कौन है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ऑलरेडी आप लोग पढ़ेंगे। अभिमन्यु मिश्रा हो गया। अभी वैसे सबसे कम उम्र के जो बन गया फ्रेंड, डी गुकेश बन गया। चलिए,
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिए थे? तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग को पता होगा, संविधान के 61वां संविधान संशोधन में मतदान की उम्र देखिए 21 वर्ष से लेकर क्या कर दिया था, 18 वर्ष कर दिया गया था। क्लियर है? और फ्रेंड्स ये कब किया गया था? तो ये 1989 में किया गया था। कब किया गया था ये याद कर ले, 1989 में किया गया था। किसके द्वारा किया था? राजीव गांधी की सरकार के द्वारा किया गया था। और मतदान का जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल नंबर 326 के तहत होता है। क्लियर है? और मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस तरह इकेथोलॉजी संबंधित है मछलियों के अध्ययन से, उसी प्रकार जेरोंटोलॉजी का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग को पता होगा, जेरोंटोलॉजी जो अध्ययन होता है वृद्धावस्था का होता है। किसका होता है ये? वृद्धावस्था का। तो ऑप्शन नंबर डी को कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड देखिए, इसमें कुल त्रिभुज की संख्या को काउंट करना है। अगर आप लोग कॉल की सॉल्व किए, देखिए सबसे पहले इसका एक तरीका, इसमें एक लिखिए, इसमें ये दो लिखिए, इसमें तीन लिखिए, इसमें चार लिखिए। अब ऐड कीजिए, देखिए 4 3 7 2 9 1 10, ये आप लोग का क्या आ गया? 10 आ गया। फिर देखिए 1 2 3 4, यानी 1 2 + 3 + 4 ऐड किए, 4 3 7 2 9 1 10। अब दोनों को हम ऐड करें, 10 10 क्या होता है? 20। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी 20 इज द राइट आंसर। 15% बाकी देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को केवल वो क्वेश्चन बताता हूँ जो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। क्लियर है? देखिए ये क्वेश्चन आप लोग tan थीटा निकालना है। तो जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है आप लोग को tan थीटा निकालना है, तो आप लोग क्या कीजिए, tan थीटा इक्वल क्या होता है? sin थीटा बटा cos थीटा। तो साइन में क्या है? 12 है, 12 कर देंगे। और cos में कितना है? 5 है। तो इसका राइट आंसर क्या है? 12/5, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी अपने माल के मूल्य को ऐसे अंकित करता है कि 25% डिस्काउंट देने के बाद वह 35% का लाभ प्राप्त कर लेता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य 18,700 है? तो फ्रेंड इसका फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए MP/CP। देखिए फार्मूला तो MP/CP बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट बाय 100 प्लस प्रॉफिट। इस फार्मूला पर आप लोग पुट कर दीजिए। देखिए MP का वैल्यू आप लोग को निकालना, तो मैं MP का MP रहने दिया। CP का वैल्यू अगर आप लोग देखेंगे तो 18,000 क्या लिख रहा है? 700, ये मैं लिख दिया हूँ। अब देखिए 100 + P, तो प्रॉफिट कितना था? 35% था, तो 135 कर दूंगा। फिर 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट में 75 था। और आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो फ्रेंड्स इसे सॉल्व कीजिए तो डायरेक्टली आप लोग का जो आंसर आएगा 33660 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब ये रेशियो काफ़ी इजी है। चलिए इसको भी मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए एक्स वाई का रेशियो, देखिए यहाँ पे लिखिएगा एक्स वाई का रेशियो है ये, फिर यहाँ से वाई जेड का रेशियो। तो इस टाइप्स का जब भी रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक्स वाई का रेशियो कितना है? 5:2 है। अरे यार बढ़िया से दिखा। देखिए 5:2 है। और उसी पे का वाई रेशियो जेड का 3:4 है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसके बगल में, देखिए इसके बगल में कुछ खाली है तो हम लोग 5 ले दें, इसके बगल में 2 को ले दें। अब गुना कीजिए, 5 पचे 25, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। आप लोग कैंसिल ले नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है फ्रेंड्स। इसमें आप लोगों को मैं थोड़ा सा, देखिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है, देखिए जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। जब भी स्टेप्स क्या करना, इसके बगल में आप लोग को 3 कर दीजिएगा। देखिए नहीं समझ आता तो देखिए आप लोग को रेशियो निकालना है, तो थोड़ा सा ट्रिक है ये, देखिएगा पहला को इससे आप गुना करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 5 थे कितना आ गया? 15। फिर देखिए 3 को 2 से गुना किया, 3 दूनी 6 आ गया। फिर इसको इससे गुना करिए, 4 दूनी 8। ये तरीका होता है, यानी 5 15 6 8। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब और क्वेश्चन है फ्रेंड। चलिए अब देखिए के का मान निकालना 71 में। तो देखिए अद्वितीय हल के लिए हो रहा, तो ऑलरेडी आप लोग को पता अद्वितीय हल के लिए इक्वेशन क्या होता है। देखिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या होता है? b1/b2 होता है। तो इसी प्रकार देखिए a1 का वैल्यू कितना था? 1 था, a2 का वैल्यू 3 था, इज नॉट इक्वल टू b1 का वैल्यू कितना था? तो फ्रेंड -k था, b2 का वैल्यू कितना था? 2 था। अगर यहाँ से सॉल्व करते हैं तो k इज नॉट इक्वल टू -2/3 आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना चाहेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा साबुन का एक सह उत्पाद है? तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है फ्रेंड, साबुन का जो सह उत्पाद होता है वह ग्लिसरीन कहलाता है, ग्लिसरीन। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी को। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता है ग्लिसरीन का सूत्र क्या होता है, तो चलिए मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। C3, क्या कीजिएगा, C3H8O3, ये होता है ग्लिसरीन का सूत्र होता है। क्लियर है? चलिए लिटमस का उपयोग निम्नलिखित में से किसका परीक्षण करने के लिए किया जाता है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा लिटमस का प्रयोग अम्लीय तथा क्षारीय विलयन के परीक्षण के लिए किया जाता है। तो अम्लीय तथा क्षारीय यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? और लिटमस पत्र लाइकन का बना होता है, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए आवर्त वन में कितने तत्व हैं? तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा आवर्त वन में कुल तत्व की संख्या 2 है। कितना? 2 है। एक होता है हाइड्रोजन, होता है एक हीलियम होता है, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए ऑपरेशन कर देता हूँ पूरे आवर्त से। तो पूरे वर्तमान में पीरियोडिक टेबल में आवर्त की संख्या कुल 7 है। तो याद रखिए आवर्त नंबर 1, आवर्त नंबर 2, 3,
4 5 6 7। सबसे पहले जो बता रहा हूँ ध्यान देखिएगा। आवर्त नंबर 1 में कुल 2 तत्व है, आवर्त नंबर 2 में 8 है भाई, आवर्त नंबर 3 में भी 8 है। आवर्त नंबर देखिए मैं अच्छा से बता देता हूँ, देखिएगा। सबसे पहले आवर्त की कुल संख्या कितना फ्रेंड, तो याद रखिए आवर्त की कुल संख्या है आप लोग के सामने। तो कितना मैं बोला हूँ, टोटल 7 है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। क्लियर है। अब देखिएगा जो मैं बता रहा हूँ याद रखिए, आवर्त नंबर 1 में केवल 2 तत्व है, और 2 और 3 में केवल 8 तत्व है। ठीक है। और चौथा पाँचवा में जो तत्व है की संख्या 18 है, और छठा में जो संख्या 32 है, और सातवां में जो है, सातवां अधूरा है, यानी कि ये अधूरा है, कोई नया तत्व आएगा तो सातवां में शामिल होगा, ये रूल होता है। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। 0.051 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड में एल्युमिनियम आयन की संख्या क्या है। तो इसको अगर आप लोग सॉल्व कीजिए तो जीरो देखिए 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये कर लीजिएगा। वह न्यूनतम ताप क्या है जिस पर किसी ईंधन को गर्म करने पर वह आग पकड़ लेता है और जलने लगता है। तो ऑलरेडी फिर आप लोगों को पता हो, इसे हम लोग बोलते हैं प्रज्वलन ताप बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। किसी विलियन में विलय के कणों की अधिकतम त्रिज्या क्या होती है। तो फ्रेंड्स आप लोग मैं बताना चाहता हूँ, किसी विलियन के विलय के कणों की अधिकतम जो त्रिज्या होती है 10 की पावर-7 सेंटीमीटर होती है। निम्नलिखित में कौन सा देश लगभग 700 वर्षों के बाद दुनिया का सबसे नया गणराज्य बन गया। तो ऑलरेडी करंट अफेयर के बेसिस पर अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पढ़ा होगा बारबाडोस हो गया। स्थानांतरण कृषि का अन्य नाम क्या है। तो ऑलरेडी फिर आप लोग को पता होगा, स्थानांतरण कृषि का अन्य नाम क्या होता है, कृषि होता है। क्या होता है, ये कृषि होता है। इसे देखिए झूम कृषि होता है। झूम कृषि से उत्तर पूर्वी राज्यों में बोलते हैं। क्लियर है। और उसी प्रकार मध्य प्रदेश में इसे बोलते हैं बेबर, आंध्र प्रदेश में पेंडू बोलते हैं, और झारखंड में कुरुआ बोलते हैं, उत्तर पूर्वी भारत में झूम कृषि बोलते हैं। क्लियर है। बस खत्म होने वाला है, थोड़ा सा क्योंकि टाइम मेरा भी एक्सपेंड हो रहा है। भारतीय थल सेना, तो फ्रेंड थल सेना दिवस का कब बनाया था आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। 15 जनवरी को। अब देखिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो सारे क्वेश्चन कुछ कुछ है। अगर आज शुक्रवार है तो 43 दिन बाद क्या होगा फ्रेंड्स, आप लोग 7 को 43 से डिवाइड कीजिए तो शेषफल 1 बचेगा, यानी कि शुक्रवार में से आप लोग एक दिन को बढ़ा दीजिए तो शुक्रवार के बाद क्या होगा, शनिवार। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। तो फ्रेंड ये सारे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ। ये क्वेश्चन आप लोग के सामने द्विघात समीकरण का फॉर्मूला यहाँ तक क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो -4x होगा प्लस 5 होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। देखिए किसी बहुलक में 30 किनारे 12 फलक है तो शीर्षों की संख्या क्या होगा। तो इसके लिए फार्मूला याद कर लिए, भी माइनस ई प्लस एफ बराबर 2 होता है, ये यूरस फार्मूला होता है। तो देखिए आपको वर्टेक्स निकालना, भी रहने दिया ई, एज का वैल्यू कितना है तो 30 है, और फलक का वैल्यू 12 दिया है बराबर 2। अब सॉल्व कीजिए तो भी माइनस, तो ऑलरेडी यहाँ पे 18 आएगा बराबर 2। तो फ्रेंड भी का वैल्यू निकालिएगा तो कितना आएगा 20। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। देखते हैं किसी समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 135 डिग्री है तो उस बहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी। सबसे पहले आप लोग को ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ये कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। देखिए सबसे पहले इसका अंतःकोण, तो अंतःकोण कितना लिख रहा है 135 डिग्री है। ऑलरेडी फिर हम लोग इसका बाह्य कोण निकालेंगे, तो बाह्य कोण निकालेंगे तो 180 में से आप लोग इसको घटा दिए, कितना आएगा 45 डिग्री। कितना आएगा 45 डिग्री। तो हम लोग सबसे पहले बहुभुज में भुजाओं की संख्या निकालेंगे, तो 360 को हम लोग क्या करेंगे प्रत्येक बाह्य कोण, तो फ्रेंड बाह्य कोण कितना था 45 डिग्री। अब आप लोग सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा 8 आएगा। और हम लोग क्या करेंगे 8 का विकर्णों की संख्या निकालेंगे। तो ऑलरेडी आप लोग को पता है विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, n-3/2 होता है। तो इस फार्मूला को आप लोग पुट कर दिए तो 8 आया था, 8 में से 2 गया 6/2, यानी 2 का पारा में 6 कितना बना था 3। तो 8 दिया क्या आएगा 24। तो ऑप्शन नंबर 24 नहीं है, 8 दिया 24 नहीं है। 8 8 में से 3 गया, सॉरी यहाँ 5 बचेगा, तो 2 का पारा में 4 इन 5 20 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। क्लियर है। अब ऐसे फ्रेंड देखता हूँ टाइम है इसमें 13% हो जाएगा। फ्रेंड एक और ट्रिक से मैं बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले आप लोग को याद कीजिए, देखिए ये अंतः कोण कितना लिखा था 135 डिग्री, ठीक है। और एक लीनियर पेयर पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो इसका बाह्य कोण क्या होगा। तो देखिए बाह्य कोण क्या आ जाएगा 45 डिग्री आ गया। क्लियर है। अब देखिए किसी का बाह्य कोण अगर आता है तो वहाँ से हम लोग इसका भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या निकालने के लिए क्या कहते हैं 360 को हम लोग जो बाहरी कोण होता है, तो बाहरी कोण कितना आता है 45 से हम लोग डिवाइड करेंगे, सॉरी हाँ 45 से डिवाइड किया कितना है 8। और हम लोग विकर्णों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला यूज कर सकते हैं। देखिए नहीं तो n कॉम्बिनेशन 2 -8 कर दीजिए, तो देखिए 8 कॉम्बिनेशन 2 कर लीजिए -8, इस टाइप से आप लोग बना सकते हैं। तो देखिए 8 कॉम्बिनेशन 2, तो 8 × 7 कर देंगे बट्टा 1/2
2 कर देंगे, -8 कीजिए। देखिए 8 में से तुक्का पान में 8 4 बार होता है, 7 चौक 28। अब 28 में से 8 को हम लोग हटाएंगे, कितना आएगा 20। कॉम्बिनेशन से भी बना सकते हैं, क्लियर है। नहीं तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, देखिए n(n-3/2) ये भी होता है। अब देखिए n का वैल्यू कितना लाए थे, 8 था। अब 8 में से 3 गया, 5/2, तो 2 का पावर में 8 कितना बना, 4 आता है, 4 पचे 20। देखिए इतना विधि से मैं बता दिया हूँ। कौन सा तत्व 17वें समूह से संबंधित नहीं, तो फ्रेंड्स 17वें शब्द में कौन का आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, देखिए मैं लेता ब्रोमीन, आयोडीन और एटेस्टीन होता है। तो देखिए क्लोरीन भी होगा, फ्लोरीन भी होगा, ब्रोमीन हो गया, लेकिन आर्गन जो आता है आप लोग का नोबल गैस में आता है, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं, यानी नोबल गैस में आता है, क्लियर है। चलिए बस 8 क्वेश्चन और देखते हैं क्या लिख रहा है। 1 kg जल का तापमान 30 डिग्री से बढ़ाकर 80 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आवश्यक ऊष्मा है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, देखिए 1 kg जल का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 80 डिग्री सेल्सियस करने के लिए कितना होगा। तो आप लोग क्या करें, यहाँ पे क्यू का, तो क्यू का फार्मूला क्या होता है, MS∆T होता है, ये फार्मूला का यूज कर सकते हैं। ऑलरेडी आप लोग को पता होगा, देखिए एम मास कितना लिख रहा है, 1 kg लिख रहा था, क्लियर है। और एक ही यहाँ लिखेंगे, और ∆T यानी कि यहाँ पे 80 में से हम लोग 50 30 को हटा देंगे, तो ऑलरेडी आप लोग को पता है यहाँ पे कितना है, 50 किलो केल्विन होगा। तो राइट आंसर लिखिएगा 50 किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, तो जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में प्लास्टिड का यूज होता है, प्लास्मिड का, ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। भारत में किस राज्य में यूरेनियम का भंडार सबसे अधिक है। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग को पता होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, आंध्र प्रदेश में होगा, क्लियर है। अब देखिए ये सब यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे है। तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। तो कंदरिया महादेव मंदिर का जो है वो आप लोग का खजुराहो में है, कहाँ पे, खजुराहो में, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। और फ्रेंड यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का स्थापना में इसे जो शामिल किया गया था 1986 में शामिल किया गया था, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। और अभी वर्तमान में कुल 43। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना प्रमुख के किस शहर में सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति का अवलोकन किया गया। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा जैसलमेर, जैसलमेर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्ट्रीट, थैंक यू सो मच, प्लीज़। चलिए बहुत थक गया मैं।